नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की शुद्ध राजनीतिक चर्चा का शो, जिसमें आपको खबरें भी मिलती हैं और खबरों के पीछे का पूरा सार भी पता लगता है और उसके पीछे क्या कहानी है वो भी। और आज कई अहम खबरें हैं, कई बड़ी खबरें हैं जिनका रुख हम एक एक करके करेंगे और उनके पीछे क्या सियासत हो रही है वो भी आपको हम बताएंगे। स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत आज के इस प्रोग्राम की हम करते हैं मणिपुर की खबर से, जहां राहुल गांधी मौजूद हैं और उनके मणिपुर दौरे का आज दूसरा लगातार दिन है। राहुल गांधी के दौरे पर खूब हंगामा मचा। राहुल गांधी को जाने से रोका गया, वो एयरपोर्ट वापस कल आ गए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से आगे पहुंचे। इस तमाम बातें आपने देखी। कांग्रेस पार्टी ने खूब आरोप लगाया मोदी सरकार के ऊपर कि क्यों पीड़ितों के बीच भी जाने से रोकना चाहती हैं वो राहुल गांधी को। इस बीच एक बड़ी खबर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थोड़ी देर में गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। और आपको बताते हैं, आज ये खबरें जोरों पर चल रही हैं कि एन बीरेन सिंह क्या इस्तीफा देंगे। आपने कई जगहों पर एक खबर देखी होगी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया है केंद्र की तरफ से, उन्हें कह दिया गया है और इसीलिए उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आपको हम आज बताएंगे। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा या इसकी कोई संभावना नहीं है? थोड़ी देर में आपके सामने पुख्ता खबर हम रखेंगे। लेकिन उनके अलावा राहुल गांधी भी राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं आज। राहुल गांधी आज राहत कैंप में गए कल की तरह और पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की है। मणिपुर में राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से रोके जाने पर कांग्रेस पार्टी खूब आक्रामक है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी को रोका गया और बीजेपी इस मामले पर ब्लेम गेम खेल रही है। राहुल गांधी जी को आगे जाने के लिए, रोड से जाने के लिए मना किया। इसलिए मना किया कि वहां पर क्या हालात है, वहां पहुंचने तक उनको मालूम होता था हर विलेज में क्या है, लोग कैसे हैं। जब एक व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, क्या यहाँ पर हालात देखने के लिए उसको आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते? आपको प्रोटेक्शन है, 20-20 गाड़ियां, 40 गाड़ियां आते हैं, तो पुलिस की प्रोटेक्शन क्यों नहीं, मिलिट्री की प्रोटेक्शन क्यों नहीं, सीआरएफ की क्यों नहीं, ये बॉर्डर फोर्स का क्यों नहीं? कोई इंतजाम करना चाहिए। आपको तो मालूम था कि वो पहले 4 दिन पहले ही मालूम था कि उनका दौरा उधर है, क्या छुपके तो नहीं गए? तो ये एक उनकी हमेशा आदत है कि कांग्रेस पार्टी को एक ब्लेम करना, कंडम करना उनका आदत है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वही आरोप लगा रहे हैं जो कल से उनकी पार्टी लगा रही है, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं वो। तो आज हम कुल 4 बड़ी खबरों का सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें 2 खबरें मणिपुर से जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा, हम आपको बताएंगे। दूसरा जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि राहुल गांधी को इसीलिए शरणार्थी कैंपों में जाने से रोका गया क्योंकि इसके पीछे बीजेपी अपना कोई सियासी नुकसान होता देख रही थी। राहुल गांधी वहां जाते, राहुल गांधी की तस्वीरें छपती, उनके पक्ष में माहौल बनता, क्या इस वजह से उन्हें रोका गया? इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आपको हम बताएंगे। तो पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अगर कल तस्वीरें देखी हो, आप इस हम चर्चा ही कर रहे थे हर्षवर्धन जी कल, जब राहुल गांधी का काफिला बढ़ा आगे और रोका गया और वहां यह नौबत आई कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा। अब आज ये खबर सामने आ रही है कि उस वक्त एसपी जो मौजूद थे मौके पर, उन्होंने राहुल गांधी से यह कहा कि हम आपको केवल सड़क से जाने से रोक रहे हैं, आप एयरपोर्ट से वाया हेलीकॉप्टर जा सकते हैं और ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इस वक्त कहां पर कौन सा व्यक्ति घूम रहा है, वो उग्रवादी है, अतिवादी है, ड्रग पेडलर है, कौन है, वहां नहीं कहा जा सकता। और बड़ी मात्रा में हथियार लोगों के पास वहां पर हैं और इसलिए उनसे कहा गया कि कोई ग्रेनेड लॉब कर दे, कुछ कर दे तो आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसको ये पेंट किया गया कि राहुल गांधी को बीजेपी निजी स्वार्थ की वजह से नहीं जाने देना चाहती। नहीं, देखिए, बड़ा स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप हो और मैंने कल भी कहा था, फिर से वो शब्द दोहरा रहा हूं कि जनता के सुख दुख में शामिल होने का अधिकार सिर्फ सरकार को नहीं है, विपक्षी दल के नेता को भी लोकतंत्र में उतना ही है। लेकिन यहां 1-2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
ये सब जानते हैं कि जो मणिपुर की समस्या है उसके हिस्टोरिकल इश्यूज हैं और बहुत गंभीर मामले हैं, वो कोई थोड़े मामले नहीं है। आप समझिए कि वहाँ हथियार लूट लिए जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इससे पहले 93 में 750-800 लोग मर गए थे। रेगुलर वो होता रहता है। अब एक तरह से कहें कि 15-20 दिनों से स्थिति कुछ संभली थी, कुछ सामान्य हुई थी। ये हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरह संभल गई थी। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, पहले से तय थी, उनको जाना चाहिए था। लेकिन अगर उनको ये कहा गया कि आप इम्फाल आ गए हैं, अब आप यहां से हेलीकॉप्टर से जाइए, और बाकायदा विष्णुपुर के जो एसपी हैं उनका बयान है, एजेंसी को उन्होंने बयान दिया है और उसी वक्त बयान दिया कि हम और कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वहां कोई भी कोई हरकत कर देगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और चूंकि राहुल गांधी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, वो जाते हैं तो बड़े काफिले में जाते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनके साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी जाएंगे। और आप सोचिए कि विष्णुपुर में जहां रोका गया था, उसके बाद देखने पर समझ में आए, एक वर्ग था जो कह रहा था कि राहुल गांधी को मणिपुर आने दो, नारे लग रहे थे। दूसरा कह रहा था राहुल गांधी गो बैक। यानी वो डिवीजन जो बड़ी मुश्किल से संभल रहा था फिर से होने लगा। चलिए, उसके बावजूद आप हेलीकॉप्टर से गए, 2-2 जगह राहत कैंप गए, हर जगह जो कुछ करना था किया। फिर ये बयानबाजी कि देखिए देश में जो सरकार है या मणिपुर में जो सरकार है वो हमको जाने नहीं दे रही, ये थोड़ा सा ठीक राजनीति नहीं है। आप वहां गए थे, आप ये कहते हैं कि सरकार ने हमें रोका, सरकार ने कहा हेलीकॉप्टर से जाइए, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और यहां ये समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि देखिए इन लोगों से हम मिले, इन्होंने ये समस्याएं बताई हैं, राहत कैंप में ये मुश्किलें हैं, वहां से जो लौट के गए उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी कुछ वो समझ में आता। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि आग लगी हुई है, नफरत का बाजार है, उसमें मोहब्बत की दुकान खुल रही। इस तरह से तो मोहब्बत की दुकान क्या है, तो नफरत में, उस आग में और घी डालने जैसा हो जाता है। जी, और देखिए दूसरी बात यह है कि अब अगर राजनीति पर ही बात कर लें, क्या कोई भी सरकार, मणिपुर की सरकार या वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, सेना भी है, अगर चाहता कोई कि राहुल गांधी को नहीं जाने देना है, अगर ये तस्वीर भी नहीं आनी चाहिए कि राहुल गांधी वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या विनोद जी नहीं रोका जा सकता था? अगर न जाने देने की बात होती तब तो दिल्ली में ही रोक सकते थे। बिल्कुल। और आपको याद होगा कश्मीर भी राहुल गांधी गए थे तो एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था 370 के बाद जब गए थे। तो वो तो मतलब सही बात है कि अगर सरकार का इरादा उनको रोकने का होता तो दिल्ली में ही रोक सकते थे या इम्फाल एयरपोर्ट से ही वापस भेज सकते थे। मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। सरकार ने जो असेसमेंट किया होगा, उनको लगा होगा कि राहुल गांधी जाएंगे, कोई सामान्य तरीके से जाएंगे, मिल मिला के लौट आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा उनको लेकर के भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो उन्होंने अनुमति दे दी। पहुँचे वहाँ, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एयरपोर्ट आ गए, वहाँ से लेके गए। तो जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ने लगा और भीड़ होने लगी उनके स्वागत के लिए, या जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि गो बैक वाले भी कुछ लोग आगे होंगे, तो शायद दोनों तरफ के, हाँ, तो शायद ये प्रशासन को आशंका हुई होगी कि ऐसे में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। सड़क पर कोई शरारती तत्व, कोई उपद्रवी तत्व मान लीजिए एक पत्थर ही फेंक दे तो वो अपने आप में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, और अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो फिर कांग्रेस को ही मौका मिलेगा। देखिए राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो गया। तो इसलिए उन्होंने सड़क मार्ग से उनका जाना रोक दिया और हेलीकॉप्टर का विकल्प दिया, जिसको उन्होंने बाद में मान करके हेलीकॉप्टर से गए भी। अब जाहिर है कि पार्टियां ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी करती हैं, तो कांग्रेस ने कह दिया कि साहब वो जाने नहीं देना चाहते हैं। जवाब में बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति इस देश में होती ही है इसको लेकर के। मुझे लगता है हाँ, राहुल गांधी का अभी तक कोई बयान व्यक्तिगत रूप से नहीं आया है। आज वो राज्यपाल से मिलेंगे, वहाँ हो सकता है राज्यपाल से मिलकर वो बात करें कि भाई कैंपों में ये समस्या है और शरणार्थी जो है उनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अगर वो मणिपुर से लौट करके कुछ बोलते हैं, वो सुनना महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या बोलते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि वहां पर हम समझ रहे हैं कि 2 गुट बने हुए हैं, 2 वहां एक, हाँ बिल्कुल जाहिर है, आमने सामने की पूरा विभाजन है एक तरह से सामाजिक रूप से। बिल्कुल। तो जो भी स्टेटमेंट आए वो ऐसा ना हो कि किसी एक पक्ष को हवा देने वाला हो और हीलिंग टच वाला हो स्टेटमेंट। मतलब आप जब मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं तो मोहब्बत वाला ही बयान होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो दूसरी, इससे आप कुछ कहना जोड़ना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिस चूड़ा चांदपुर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा अफीम की खेती वहीं होती है। सबसे ज्यादा अफीम के जो खेत थे उनको जलाकर रीस्टोर किया गया है फॉरेस्ट को। और जो कुकी, मतलब कुकी में पूरा कुकी समाज नहीं तो हो ही क्या होता, एक वर्ग है जो हिलीज एरिया को मिलाकर एक नया कहता है, वो अपना ऑटोनोमस काउंसिल देश जैसी मांग करते हैं। वो चूड़ा चांदपुर को दूसरे नाम से बुलाते हैं। ये हरकत कुछ उसी तरह की है जैसा चीन करता है।
तो मुझे लगता है कि यह भी ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे लोग वो ज्यादा प्रभावी हैं वहां, तो उनकी बात मुख्य धारा की बात न बन जाए राहुल गांधी की वजह से, ये ध्यान देना। उन्हीं के एक नेता ने ये आरोप लगाया कि 2017 में हमसे मदद ली गई, उन्होंने राम माधव और उनका नाम भी लिया जी। उन्हीं उसी समुदाय को की नेता। बहरहाल चलिए, दो बड़ी खबरें हम जुड़ी हुई हैं जो मणिपुर से। पहला, क्या राहुल गांधी को रोकने के पीछे कोई सियासी मंशा थी, और दूसरा, क्या वहां पर मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देंगे। देवेंद्र पराशर आज हमारे साथ हैं, और उनको मैं आज के लिए संज्ञा दे रहा हूं मिथ बस्टर, क्योंकि इनको 3-4 खबरों पर जो भ्रम है उसको दूर करना है। तो ये हमारे आज के मिथ बस्टर हैं या भ्रम निवारक हैं, आप इनको कह सकते हैं। तो 2 भ्रम मणिपुर को लेकर के हैं। पहले ये बता दीजिए, राहुल गांधी को क्यों रोका था? क्या कोई यहां से संदेश गया था, दिल्ली से संदेश गया था? बिल्कुल नहीं सौरभ, और दिल्ली से संदेश जाने का कोई मतलब ही नहीं था। बीजेपी के कई नेताओं से जब हमने राहुल गांधी के दौरे से पहले पूछा तो उन्होंने इसे बहुत सामान्य तरीके से देखा। इतना ज़रूर कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि राहुल गांधी वहाँ के स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और कुछ ऐसा नहीं कर देंगे जिससे स्थिति कुछ खराब हो, या कुछ नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल जाए, या राहुल गांधी के ऊपर कोई अटैक हो जाए और बाद में उसको पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश करे हम लोगों पर अटैक करने के लिए। ये सारी चिंताएं थी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई कंसर्न था, ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आया। और क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं मणिपुर के? बिल्कुल नहीं सौरभ, मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं है। वो टेबल पे इस बात के कंसिडरेशन में भी नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज वो राज्यपाल से अगर मिल रहे हैं तो सिर्फ इस लिहाज से मिल रहे हैं क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, और ऐसे में टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना रहता है किसी भी मुख्यमंत्री को। उस लिहाज से ही मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह आज राज्यपाल से मिल रहे हैं। राज्यपाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। चलिए, तो इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया जा सकता था आपको। सीधे अब जरा हम प्रयागराज लेकर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। वही कार्यक्रम है जिसमें अतीक अहमद से छुड़ाई गई सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाए गए गरीबों के लिए, और उनको आज चाबियां वितरित की जाएंगी। सेंटर यहां पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है, और अगर 5-5 हजार के कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं, या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं, और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की दृष्टि भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा, तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का आयोजन की आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कमान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है, और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और मंडला के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2-2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए, आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी
54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिल चुका है, 54 लाख गरीबों को। और तो बता रहे थे योगी आदित्यनाथ 54 लाख कुल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर के गरीबों को दिए जा चुके हैं। और ये आपने आज जो जिस कार्यक्रम को आप देख रहे थे, हर्षवर्धन जी के शहर का कार्यक्रम है, अतीक अहमद से और कुछ और माफियाओं से, भूमाफियाओं से जमीन छुड़ाई गई थी अवैध कब्जे की, और उस पर फ्लैट बने, 76 फ्लैट बनाए गए। उनकी चाबियां योगी आदित्यनाथ ने आज सौंप दी हैं उन सभी लोगों को जिनको आज ये फ्लैट दिए जाने हैं। अब चूंकि अब अतीक नहीं है, अतीक वाला कोई माहौल नहीं है, तो लोग शायद इसकी अहमियत को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। कितना बड़ा काम हो रहा है ये। नहीं देखिए, अतीक भले नहीं है अब, लेकिन उसका नाम और उसका आतंक तो अभी भी है। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो वो आतंक एक तरह से कहें कि पीछे चला गया है, कहीं दब गया है, जमींदोज हो गया है, लेकिन लोगों को याद तो आता है। और एक तरह से कहें कि जो पुराना शहर है, यानी स्टेशन से आप उतरेंगे तो एक तरफ सिविल लाइन, दूसरी तरफ चौक की तरफ जाएंगे, नूरुल्लाह रोड, मतलब एक तरह से कहें कि वो पूरा इलाका जो अतीक का साम्राज्य था, लूकरगंज में ये पूरा बना हुआ है और इसको अतीक के कब्जे से छुड़ाया गया। अब वहीं पर जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये चाबी सौंप दी गई। यानी जहां एक अपराधी के आतंक की बात होती, वहां अब लोगों की भावनाएं, जनाकांक्षाएं वो पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। और मुझे लगता है एक सरकार के तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जो काम कर रही है वो शानदार है, बार बार इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप बता रहे थे रिकॉर्ड समय में हुआ ये काम भी। नहीं, ये तो खैर हुआ ही, पूरा शहर चूंकि रिकॉर्ड समय में बना था। मैं कुंभ के समय की बात कर रहा था कि सचमुच ये दुनिया में शायद अगर अलग से वो जो मेगा सिटीज करके डिस्कवरी वगैरह पे चलता है ना, तो हमारे शहर का चले तो आप सोचिए एयरपोर्ट, 6 नए स्टेशन मतलब कुछ थे, उसको पूरी तरह से तैयार किया गया और पूरी शहर की सड़कें 2 गुनी हो गई, 7.5 मीटर से 15 मीटर हो गई। और जितने भी, जिसको हम डाट का पुल कहते हैं ना, पुराने समय में जो यू वाले होते थे, वो सब डाट का पुल तोड़ के, आप सोचिए 4-4 घंटे का टाइम लेकर रेलवे से, और 2-2, 3-3 रेलवे गुजरते हैं चूंकि प्रयाग से, वो सब काम किया। इसके लिए भी योगी सरकार को और नरेंद्र मोदी की सरकार की चर्चा की जानी चाहिए कि सचमुच इस देश में ऐसे कोई शहर नहीं बना है। अच्छा देखिए, अब चूंकि यूपी में तो कोई ऐसा इलेक्शन अब होना नहीं है, जो लोकल इलेक्शन होने थे वो भी गुजर चुके, बीजेपी की जीत हो गई उसमें, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी अपनी सभाओं में व्यस्त हैं। ये तो सरकारी कार्यक्रम है खैर, लेकिन अलग अलग जगह जाकर वो अभी भी सभाएं कर रहे हैं और 2024 के लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब योगी जी की उतनी चर्चा अभी हाल फिलहाल में नहीं हो रही, कोई खबरें नहीं ऐसी रही कोई, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने काम में लगे हुए हैं। नहीं देखिए, 2024 बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा गढ़ है भाई। वहाँ से 64 सीटें इस बार भी जीती, पिछली बार 73 सीटें थी गठबंधन को मिला करके, और इस बार लक्ष्य उनका जैसा लक्ष्य है कि 80 में 80 सीटें जीतने का है। अब कितनी जीतने वाला अलग बात है, लेकिन ये बात है जब लक्ष्य बड़ा रखा है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मैं इस बात को, योगी जी की मेहनत में तो कोई किसी तरह का शक शुबा है नहीं। वो दिन रात लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, और योगी जी और मोदी जी एक तरह से उत्तर प्रदेश में किंवदंती बन गए हैं। योगी मोदी की बात होती है, तो मुझे लगता है कि योगी जी, ये तो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन ये जो कार्यक्रम आज का हुआ है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और कार्यक्रम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से एक माफिया, वो सरकारी ज़मीन रही होगी जाहिर, जिस पर कब्जा किया होगा, और उसके बाद उसको कब्जे छुड़ा करके वहाँ गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था। नहीं तो अगर आप सरकारी ज़मीन छुड़ा भी लेते, कल कोई दूसरा कब्जा कर लेता, तो कम से कम ये एक अच्छा काम हुआ। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में काम काफ़ी हुआ है, ये मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। अभी मैं भी हाल में ही पिछले महीने गया था, तो पहले की अपेक्षा काफ़ी वहाँ सड़कें भी चौड़ी हुई हैं, पुल भी बने हैं, रास्ते भी ठीक हुए हैं, तो और एयरपोर्ट से लेकर के जो रास्ता है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है। तो काम तो हुआ है, तो इसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी फटीक फैक्टर, या जिसको कहते हैं एक कॉम्पिटेंसी कि भाई हमने सब कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, उसमें रह करके चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए उसको निरंतर लगे रहना पड़ेगा जनता के बीच में। जनता कब खुश हो जाए, कब नाराज हो जाए, किस बात पे, ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हम चूंकि अभी थोड़ी देर में अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे यूसीसी को लेकर के, कुछ नई खबरें हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सभाओं में, लेकिन देवेंद्र एक करंट थीम हमको देखने को मिल रही है। वो आजकल पाकिस्तान की खूब बात करते हैं, वो धार्मिक उसकी कन्वर्जन की खूब बात वो कर रहे हैं, धर्मांतरण की वो खूब बात कर रहे हैं। और अब यूसीसी का माहौल है, मायावती जी ने भी अभी काफी कुछ कहा है। किस एक्सिस पर चलना चाहती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में? और उत्तर प्रदेश, सबसे पहले सौरभ इस संदर्भ को समझें कि अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का जो मौजूदा आंकड़ा है
बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसमें बढ़ोतरी का टारगेट रखा गया है और ये पार्टी मानकर चल रही है कि पिछली बार जितनी सीटें आई हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस सीटों में भी अगर 4 से 5 सीट और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश जब इंपॉर्टेंट है तो लाजमी तौर पे योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में सौरभ एक दिलचस्पी बताऊँगी, जिन बातों का आपने जिक्र किया वो तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख और सुन रहे हैं, मुझे उत्तर प्रदेश के कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा, खासतौर पे वेस्टर्न यूपी के जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये कहना था कि जब हम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो हमें एक बार में समाधान मिलता है। और ऐसा बीजेपी के 2 से 3 नेताओं ने हमें इस बात की जानकारी दी और योगी आदित्यनाथ उनका जब डेलीगेशन जाता है तो फ़ौरन मिलने का टाइम देते हैं और मिलते हैं। तो एक तरफ जो उस कम्युनिटी के भी प्रबुद्ध लोग हैं और अगर वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट को लेके कोई कंसर्न अपना मुख्यमंत्री से जताएं, मुख्यमंत्री उनकी सुनते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जो अपना यूएसपी जिसे कहते हैं कि जो हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन है उस पर तो वो लगातार चल ही रहे हैं और उसी तरह के बयान भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये पसमानदा वोट वाली बात जो है केवल वो खाना पूर्ति नहीं है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इस सरकार में कम से कम हम एक बात तो कह सकते हैं ना कि ये कोई काम खाना पूरी के लिए नहीं करते। ये जानते हैं कि इनको मुसलमानों का वोट, भले ही वो पसमानदा वोट हो, मिलेगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन कोशिश में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, बार बार ये कहा जा रहा है 75 वर्ष से यही दोहराना। और 75 वर्ष क्यों, जब से मुगल इस देश में आए उसके बाद मुसलमान बन गए, हिंदू से मुसलमान बन गए, तो एक विभाजन तो है, वो रहेगा। लेकिन यह भी सच है कि अलग अलग समय में जो बहुत हिंदू राजा थे उनके समय में मुसलमान कहते थे नहीं वो हिंदू राजा ठीक है। तो अब तो हम कहेंगे आधुनिक लोकतंत्र में है तो कभी तो मुसलमानों को समझ में आएगा ना कि ठीक है भाई, हमारा अपना झगड़ा हो सकता है, हमारी अपनी मुश्किलें हो सकती हैं, हम कुछ मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक ही एजेंडा कि भाजपा को हराना है, इसके लिए किसी भी ऐरू गैरू नथु खैरू को जिता दो, ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है ये चर्चा तो होती ही होगी। तो मुसलमान का मन भी बदल रहा है, तो बीजेपी भी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बिल्कुल भाई, बीजेपी बदल के देखिए, मन बदलना तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि मन बदल रहा है, क्योंकि वोट मन बदल रहा है बीजेपी को लेकर, ये भी साथ में नहीं, मैंने तो कहा कि वोट तो मुश्किल से मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को लेकर अभी तक तो कम से कम उसके संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश जरूर दिख रही है। भाई, मोदी मित्र के जरिए बीजेपी एक आउटरीच कर रही है मुसलमानों के पास। पसमानदा मुसलमानों की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो जाहिर पसमानदा मुसलमान उस बहुसंख्यक आबादी है मुसलमानों की जो वो पसमानदा है जी, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन सरकार कम से कम एक टोकन रिवाज था हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकारों में कि आप अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री, सही एक मुसलमान को मंत्री तो बनाते थे केंद्र में, तो वो भी रहनी, नकवी साहब थे, अभी तक नकवी साहब तो थे अल्पसंख्यक मामलों के। लेकिन सौरभ, इस बात की भी बहुत ज्यादा चर्चा है क्यों ना उस मंत्रालय को खत्म ही कर दिया जाए, मंत्रालय खत्म हो जाए। नहीं, ये तो बहुत गंभीरता से इस पे चर्चा ये बीजेपी में एक रहा है शुरू में। मुझे अच्छी तरह याद है बीजेपी के लोग कहते थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मानवाधिकार आयोग होना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग की जगह मानवाधिकार मंत्रालय होना चाहिए। तो अगर ये देवेंद्र जी कह रहे हैं तो हो सकता है ये मंत्रालय गंभीरता से बात हो रही है, बहुत गंभीरता से इस पर विचार विमर्श हुआ है। हालांकि पिछले दिनों जब मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे तो उन्होंने इस बात को खारिज किया था, ऑन रिकॉर्ड आए खारिज किया था, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर मंथन चला था कि क्या इसकी जरूरत है, क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बनाया जाए तभी अल्पसंख्यकों का विकास होगा, या इसका कोई दूसरा रूप होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुरू से मंत्रालय। सर एक ब्रेक ले लें, फिर अगले नकवी साहब अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक थे, इसलिए वो उसके सबसे मुफीद मंत्री, डबल माइनॉरिटी थे। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई अब पासमानदा तक आई। हमने इन विषयों को तो अभी छुआ भर है, लेकिन अब इस पर डिटेल में हम बात करेंगे और इसकी वजह है आज संसद में मॉनसून सत्र में क्या यूसीसी बिल पेश होगा। मैंने आपको कहा था देवेंद्र पराशर आज जो है वो भ्रम निवारक की भूमिका में है, तो ये भ्रम वो दूर करेंगे। और दूसरा, उत्तराखंड में जो कमेटी बनी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, वो आज मीडिया के सामने पहली बार आकर बात करने वाली है। और बड़ी चर्चाएं हैं कि वहां के ड्राफ्ट में कई अहम बिंदुओं को डाल दिया गया है जो केंद्र में एक यूसीसी की राह को प्रशस्त करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।